तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम लोग आज ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। तो जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हो, किसी फील्ड लाइन को हम देख नहीं सकते हैं। तो फील्ड लाइंस के थ्रू एक पिक्चर्स के थ्रू पिक्टोरियल मेथड है जिसके थ्रू हम फील्ड लाइन का बिहेवियर समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड का हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड का हो, डायरेक्शन का अंदाज़ा लग जाएगा, इंटेंसिटी का अंदाज़ा लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक पिक्टोरियल मेथड है, पिक्चर के थ्रू हम समझ पाते हैं कि फील्ड लाइन का बिहेवियर कैसा होता है, फील्ड का बिहेवियर कैसा होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया कि अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है तो ये हमेशा ओरिजिनेट होगा पॉजिटिव से और टर्मिनेट किसके ऊपर होगा, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगा। ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे आएगा, इस पे आया, ये फील्ड लाइन इस तरह से यहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, ये फील्ड लाइन थोड़ा सा और ऊपर से इस तरह से, और ये फील्ड लाइन यहाँ, फिर ये फील्ड लाइन सब बाहर की तरफ रहेगा, ये बाहर की तरफ ऐसे रहेगा। और यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो फील्ड लाइन क्या होगा, सब अंदर की तरफ ऐसे रहेगा। ये जो फील्ड लाइन है इस तरह से, ये जो फील्ड लाइन है थोड़ा सा इस तरह से, और आप इस डायरेक्शन को देख सकते हैं कि सारा फील्ड लाइन का डायरेक्शन यहाँ से देखो बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ से कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। और ये हमेशा यहाँ देखिए सब इसके तरफ आ रहा है। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। इसका जो दूसरा पॉइंट है कि ये कंटिन्यूअस लाइन होते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, इट ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। और ये हम डिजाइन नहीं बना रहे हैं, ऐसा ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसके बाद ये इसका डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होते रहेगा। ये वाला लाइन जाएगा तो और ऊपर से जाएगा, तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होते रहे, ये ध्यान में रखना है। पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ रहे, ये ध्यान में रखना है। नेगेटिव की तरफ हमेशा रहे, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट होता है कि ये कंटिन्यूअस लाइंस होते हैं। ये कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस। जैसे कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पे प्लस 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 इस तरह से आ रहा है और इस जगह पे मान के चलिए कि ये माइनस इस तरह से है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये इस तरह से मूवमेंट में रहेगा, कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव से निकला है तो नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होगा, और अगर नेगेटिव नहीं मिला तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। दूसरा हो गया कि हमेशा निकलता है प्लस से, कहाँ एंड होगा, माइनस। ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस नहीं होते हैं। हमेशा प्लस से माइनस पे एंड होंगे या प्लस से इन्फिनिटी तक जाएंगे, डिसकंटिन्यूटी नहीं होता है। इसका जो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो दूसरा पॉइंट हो गया दीज आर कंटिन्यूअस लाइंस। तीसरा पॉइंट हो गया कि अगर हम इसको फोर्थ पॉइंट में डालेंगे, तीसरा पॉइंट हो गया कि अगर मान के चलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और हमको इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या होगा, तो टेंजेंट जो होता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देता है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचे हैं। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं थर्ड पॉइंट को कि इफ़ वी ड्रॉ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, then tangent will give net electric field direction at that point। टेंजेंट क्या देता है, तो देता है गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। तो मेरा तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इफ़ वी ड्रॉ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन टेंजेंट विल गिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। ये बात समझना है, तीनों पॉइंट। चौथा पॉइंट इसमें होता है, चौथा पॉइंट क्या होगा कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, तो आपका आंसर ये होगा
कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा किए तो इस वाले लाइन के हिसाब से ये टेंजेंट हो जाएगा और इस वाले लाइन के हिसाब से ये टेंजेंट हो जाएगा, और यहाँ पे एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट मिल जाएगा, दो डायरेक्शन मिल जाएगा, और एक पॉइंट पे कभी भी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक पॉइंट का एक ही डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर कंपास ऐसे ऐसे घूम रहा है तो कंपास वाइब्रेट करते 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 किसी एक जगह पे आकर रुक जाएगा। किसी एक जगह पे रुकने का क्या मतलब हुआ कि एक पॉइंट का एक ही डायरेक्शन है। तो टू इलेक्ट्रिक, इसका पॉइंट क्या होगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन वी विल गेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट द सेम पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाद हो गया पांचवा पॉइंट क्या, कि अगर मान के चलिए कि Q1 चार्ज है और यहाँ पे मान के चलिए Q2 चार्ज है, ठीक है, और ये Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे बाहर की तरफ से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, और यहाँ पे Q2 है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, रेडियली आउटवर्ड ऐसे आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे Q1 के पास ज़्यादा लाइन्स हैं और Q2 के पास कम लाइन है, तो हम बोलेंगे कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो द नंबर ऑफ लाइन ओरिजिनेटिंग, या अगर निगेटिव होता तो टर्मिनेटिंग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन ए पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसके बाद पॉइंट नंबर 6 को समझिए। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 6 कहता है कि अगर एक सरफेस है, ये कंडक्टर का सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस किसका है, कंडक्टर का, तो अगर सरफेस ऑफ कंडक्टर है तो सरफेस ऑफ कंडक्टर के ये क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस ऑफ कंडक्टर के कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। या फिर मान के चलो कि कहीं भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कौन सा पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी ये क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम यहाँ भी खींचें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो अगला पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर और द इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बार शुरू से सब पॉइंट्स को हम दोहरा दे रहे हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द निगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट होगा दीज लाइन आर कंटिन्यूअस लाइन, ये कंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस नहीं होते हैं। तीसरा, इफ़ वी ड्रॉ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट ए पॉइंट देन टेंजेंट विल गिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है। चौथा होगा टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका आंसर होगा इफ़ दे डू सो देन वी विल गेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट द सेम पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल, एक पॉइंट का एक ही डायरेक्शन होता है। पांचवा पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन ए पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। छठा पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर और द इक्विपोटेंशियल सरफेस, चाहे सरफेस ऑफ कंडक्टर हो चाहे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। इसके बाद का अगला पॉइंट समझिए, इसके बाद है देखिए, इसके बाद का अगला पॉइंट है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी किसी कंडक्टर को क्रॉस नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉसेस अ कंडक्टर। जैसे यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि इस जगह पे क्या है, प्लस, और इस जगह पे मान के चलते हैं कि है माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे निकल के जाएगा प्लस से माइनस की तरफ, कैपेसिटर में से पढ़ेंगे भी हम लोग। और यहाँ पे देखो ये है प्लस और यहाँ पे सपोज करिए क्या है, माइनस, और सपोज करिए कि यहाँ पे एक कंडक्टर है, न्यूट्रल बॉडी है। अब कहा जा रहा है कि ये प्लस ये माइनस इसको क्रॉस नहीं करेगा। क्रॉस नहीं करने का मतलब है कि इसके अंदर भी प्लस होगा माइनस होगा, ये न्यूट्रल बॉडी है तो इसके अंदर भी प्लस होगा और माइनस होगा, तो ये प्लस क्या करेगा, इसके माइनस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसके माइनस की तरफ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके माइनस की तरफ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर माइनस की तरफ, ये आ गया।
और यहाँ से अगर माइनस है, ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये प्लस जो है यहाँ से ऐसे जाएगा, ये जो प्लस है यहाँ से इस तरह से ऐसे जाएगा, ये जो प्लस है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गया, यहाँ जो प्लस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गया, और यहाँ जो प्लस एक और होगा वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा। मतलब कि आप देखिए, ओरिजिनेट हुआ पॉजिटिव से, टर्मिनेट हुआ नेगेटिव पे, ओरिजिनेट हुआ पॉजिटिव से, टर्मिनेट हुआ नेगेटिव, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर कंडक्टर के अंदर कितना होता है, 0 होता है। इसको टर्म दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब हो गया इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। और इसको लाइंस के थ्रू कैसे समझा गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ सरफेस पे इफेक्ट देता है, ओरिजिनेट और टर्मिनेट हुआ, ओरिजिनेट और टर्मिनेट हुआ। और एक और बात का ध्यान रखना है कि हमेशा कितना डिग्री बनाना है, तो हमेशा यहाँ से जो बनेगा वो इस तरह से 90 डिग्री का ही एंगल हम लोग को बनाते रहना है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल क्रॉसेस कंडक्टर हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री की तरफ मूवमेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बात करेंगे कि अगर ये पॉइंट है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से इस तरह से बाहर निकला, यहाँ से ऐसे, और हम मान के चलिए कि एक एरिया हम यहाँ बना लिए और इतना ही बड़ा एरिया हम यहाँ बना लिए। इस एरिया का नाम दिए ए, इस एरिया का नाम दे दिए बी। अब ए से ज़्यादा लाइन क्रॉस कर रहा है, बी से कम लाइन क्रॉस कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बोलेंगे इंटेंसिटी ए का क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी बी का क्या होगा, कम होगा। तो इसका पॉइंट क्या होगा, ये सब जो पॉइंट हम बोल रहे हैं उसको आप नोट्स बना लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through a given area is directly proportional to electric field intensity of that area, is directly proportional to electric field intensity of that area। जिस एरिया से जितना लाइन ज़्यादा क्रॉस होगा उस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, और जिस एरिया से जितना कम लाइन होगा उस एरिया का इंटेंसिटी उतना ही क्या होगा, कम होगा। फिर इसके बाद बात आती है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब एक लाइन है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका क्या रहेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसे जाएगा। जैसे एक ऐसे छड़ी है और यहाँ पे हर तरफ फूल जैसा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए छड़ी है तो यहाँ पे फूल जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पे है तो यहाँ भी फूल के जैसा ऐसे निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे आएगा। तो अगर रॉड रहे, इस पर चार्ज भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चारों तरफ ऐसे बनते जाएगा। अगर मान के चलिए कि एक सरफेस है, तो सरफेस अगर है तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगा, तो सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होगा या फिर इधर होगा, ठीक है। तो ये होता है किसी सरफेस का। अगर दो पॉइंट चार्ज रहा, अगर यहाँ पे एक प्लस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, पॉइंट चार्ज रहा, तो पॉइंट चार्ज में यहाँ पे और यहाँ पे इधर लाइन निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, इधर लाइन निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत होगा जब एक दूसरे के करीब आएगा, तो ये इसको रिपेल करते हुए ऐसे बढ़ जाएगा और ये इसको रिपेल करते हुए ऐसे बढ़ जाएगा, ये रिपेल करते हुए इसको ऐसे बढ़ जाएगा, ये रिपेल करते हुए इसको ऐसे बढ़ जाएगा। अगर सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा, और माइनस माइनस रहेगा तो बस एरो को आप पीछे की तरफ ऐसे घुमा देना है। तो सारा पॉइंट्स को हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। दूसरा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस लाइन। तीसरा बात, इफ़ वी ड्रॉ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन टेंजेंट विल गिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। चौथा बात, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन वी विल गेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट द सेम पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। पाँचवा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स the number of electric field lines originating or terminating on a point charge is directly proportional to the magnitude of charge. छठा point, electric field lines are always perpendicular to equipotential surface and the surface of conductor. सातवां point, the number of electric field line passing through a given area, the number of electric field line passing through a given area is directly proportional to the electric field intensity of that area, directly proportional to electric field intensity of that area। ये बात समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझना है। ये देखो लाइन चार्ज का ये है, सरफेस चार्ज का ये है, ये इस तरह से है। एक पॉइंट यहाँ समझना है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉसेस अ कंडक्टर, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज़ था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या, तो एक पिक्चर वाला मेथड है, पिक्टोरियल मेथड है, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है अगला, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो बच्चों अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा अभी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। इसका सिंपल डेफिनेशन होता है, इसका होता है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, the amount of electric field line passing through a given area। ये इसको लिखना पड़ा, थोड़ा इसी बात को समझेंगे। देखिए ये है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे मान के चलिए कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे से जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से जा रहा है, और हमने क्या किया कि यहाँ पे एक एरिया बना लिया। इसके पास कुछ ना कुछ एरिया है, ये हमारा ई है और ये क्या है, ए है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से क्या है, अमाउंट है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, जो पास हो रहा है किससे, किसी एरिया से। तो ये अमाउंट जो एरिया के अंतर्गत आएगा, उस ना आगे ना पीछे ध्यान देना, एरिया के अंतर्गत कितना है, तो उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स का मतलब सिंपल होता है अमाउंट। अगर यहीं पे टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा तो डेफिनेशन बन जाएगा द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर यहाँ पे आ जाएगा फोटोन फ्लक्स तो द अमाउंट ऑफ फोटोन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड फोटोन फ्लक्स। अगर आ जाएगा विंड फ्लक्स, द अमाउंट ऑफ विंड पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड विंड फ्लक्स। वाटर फ्लक्स, अमाउंट ऑफ वाटर पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड वाटर फ्लक्स। कुछ भी चीज़ का अमाउंट अगर पास हो रहा है तो उस अमाउंट जो एरिया पे के अंतर्गत होगा दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो यहाँ क्या होगा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ अमाउंट किस चीज़ का है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, ये चलते इसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी अमाउंट के पास कोई मात्रा अगर कहीं जमा है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल आपको ले लिए कि जैसे समरसेबल का आपने मोटर का स्विच ऑन किया तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ेगा, तो जो पाइप में जो पानी होगा उस पाइप में पानी में मात्रा भी होगा और पानी के पास डायरेक्शन भी होगा जो पाइप में है। लेकिन वही पानी अगर टंकी में एक जमा हो गया अमाउंट उस एरिया में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस वॉल्यूम में एक जगह अमाउंट जमा हो गया तो जमा हुआ पानी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम क्या बात करेंगे कि अमाउंट जो है उसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो फ्लक्स को हम क्या कंसीडर करते हैं, तो फ्लक्स को कंसीडर करते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। कैसा, कौन सा क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है उस पर हम लोग समझते हैं, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इससे कुछ ना कुछ अमाउंट पास होगा, और यहाँ पे अगला मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और यही वाला एरिया है और यही वाला एरिया ऐसे है, सेम यही वाला एरिया। अब बताइए सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 किस सिचुएशन में ज़्यादा अमाउंट इंटर करेगा एरिया में, तो यहाँ भी इंटर करेगा अमाउंट में, यहाँ भी करेगा कुछ अमाउंट एरिया में इंटर करेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा इंटर करेगा तो 2 का जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स जो 2 में होगा वो ज़्यादा होगा फ्लक्स किस में, 1 से। तो इस बात से एकदम सीधे सीधे समझ जाना है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रहेगा, इंटेंसिटी का वैल्यू रहेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो कम अमाउंट आएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो ज़्यादा अमाउंट आएगा। यानी जो फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। समझ गए बात। दूसरा मान के चलते हैं, इस फिगर को मिटाते हैं, इसी फिगर में समझते हैं। एक बार हम एरिया इतना बड़ा ले लिए और एक बार एरिया को हम छोटा ऐसे कर लिए। अब बताओ यहाँ से कम अमाउंट इंटर करेगा, यहाँ से ज़्यादा अमाउंट इंटर करेगा। तो एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अमाउंट, एरिया कम होगा तो कम अमाउंट।
तो बोलेंगे कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया। एरिया कम तो अमाउंट कम मतलब फ्लक्स कम, एरिया ज़्यादा तो अमाउंट ज़्यादा मतलब फ्लक्स ज़्यादा। और इन दोनों को मिला दीजिए, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे और फ्लक्स डिपेंड करता है किस चीज़ पे, एरिया पे। तीसरा, तो इसका फॉर्मूला बन गया ई और ए, ठीक है, ई और ए। ये भी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर, ये भी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर, लेकिन ये कौन सा क्वांटिटी है, ये वाला क्वांटिटी है स्केलर। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट स्केलर देता है, तो पहले का जानकारी कहता है कि डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या लगा देंगे, डॉट, और डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉस थीटा। तो डॉट क्या रिप्रेजेंट किया, कॉस थीटा। तो इसका कंप्लीट फार्मूला बन गया ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, इसका कंप्लीट फार्मूला बन गया। अब ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फ्लक्स डिपेंड करता है इन दोनों के बीच का कोसाइन एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन एंगल कॉस थीटा पे। अब इसको कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। कॉस थीटा को कैसे समझते हैं उसको समझिए पहले। जैसे मान के चलिए, जैसे ये एक बॉक्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसका एरिया, एरिया जो वेक्टर क्वांटिटी, एरिया का डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया का डायरेक्शन ये रहा, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ पे फ्लक्स है, इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट इंटर करेगा। तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम फ्लक्स आया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, फ्लक्स 0। लेकिन इसको अगर हम ऐसे घुमा दिए, ये थिकनेस कंसिडर मत करिएगा, लेंथ ब्रेथ सिर्फ देखिएगा। तो एरिया इधर आ गया, एरिया इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कितना हो गया 90। इसके अंदर से कितना पास करेगा, सिर्फ इसको देखना है, थिकनेस मत देखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर क्रॉस कर जाएगा, इसके अंदर से एक भी क्रॉस नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे क्रॉस कर जाएगा, इसके अंदर से क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जो एंगल बना, इसका वैल्यू क्या कर दिया फ्लक्स का 0, क्योंकि इसके अंदर से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इंटर नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और इसके अंदर से क्रॉस नहीं कर रहा है। तो 90 डिग्री जब ई और ए के बीच में 90 डिग्री बना तो 0 हो गया। कौन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 90 पे 0 होता है और 0 पे मैक्सिमम होता है? तो क्या आता है आंसर, कॉस थीटा। यानी फ्लक्स 3 बातों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, और एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया, 3 बातों पे। अच्छा, ई वेक्टर है, निगेटिव नहीं होगा मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर है, निगेटिव नहीं होगा मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा की वजह से ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर हमसे कोई कहे कि जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है, बराबर है, 90 से छोटा है, तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? तो फ्लक्स इस केस में पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो कैसा फ्लक्स होगा? तो 90 डिग्री फ्लक्स कैसा होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। और वही थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा है और 180 के बराबर या उससे छोटा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि कैसा हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि 90 से 180 cos थीटा कैसा होता है? निगेटिव। तो ये एक्यूट एंगल रहेगा तो फ्लक्स पॉजिटिव, राइट एंगल होगा तो फ्लक्स 0, और 90 टू 180 ऑब्ट्यूस रहेगा तो ये कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया बात? कभी कभी बात उठता है कि एरिया भाई स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए, एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया? तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया उसको भी हम लोग समझते हैं। ये बात समझ में आ गई, इसको एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अमाउंट है तो कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा बात है कि फ्लक्स डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फ्लक्स। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? ज़्यादा होगा फ्लक्स। तो ई और ए पे डिपेंड करता है। और ई वेक्टर है, ये भी वेक्टर, लेकिन ये स्केलर है, तो कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉस थीटा। तो ये तो फॉर्मूला वाइज हम बता ही दिए, कंसेप्ट भी आपको समझा दिए कि 0 पे मैक्सिमम है, 90 पे 0 है। तो एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन ई एंड ए। तो फ्लक्स कितना बात पे डिपेंड किया? 3 बात पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक एरिया, और एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। अगर एंगल एक्यूट है तो फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर 90 है तो फ्लक्स कैसा होगा? 0। और अगर 90 से ज़्यादा है तो फ्लक्स कैसा होगा? निगेटिव। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट था। आप समझ लीजिए कि जैसे रूम से बाहर बहुत धीमा हवा चल रहा है, आप दरवाज़ा खोलेंगे, कम अंदर हवा आएगा, अमाउंट कम है। बाहर खूब तेज आंधी चला, तब दरवाज़ा खोलेंगे, ज़्यादा हवा इंटर करेगा।
तो हवा ज़्यादा मतलब अमाउंट ऑफ विंड ज़्यादा कब हुआ, जब एयर का इंटेंसिटी बाहर ज़्यादा था, तीव्रता ज़्यादा था। अगर मान लो बाहर आंधी चल रहा है, दरवाज़ा खोल दिए तो हवा अंदर आएगा, वो अमाउंट कंसिडर कर लिए। एक छोटा सा कुछ चीज़ हटाए, वहाँ से हवा अंदर आए, तो इस बार आप देखिएगा कि एरिया ज़्यादा था तो ज़्यादा विंड इंटर किया। तो ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं कुछ इसमें न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल एक आध आप लोग को भी बनाना है। देखिए देखो इसमें क्या है, अगर मान लो दे दिया E का वैल्यू दिया है 2i + 3j + k और A का वैल्यू दे दिया 3i + 2j + 3k। कहेगा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एंगल बिटवीन E एंड A। ये क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा इसके बारे में बताइए दोनों। तो इसमें करेंगे क्या बच्चों, समझिए। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट A। ठीक है, E डॉट A होता है। अब ये फ्लक्स रखेंगे तो E और A का डॉट प्रोडक्ट, तो I को I के साथ गुना करते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, J को J के साथ 3 दूनी 6 और K को K के साथ 3, 6 6 12 और 3 कितना 15। और इसका ऐसा यूनिट कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम इसका कितना होगा मीटर स्क्वायर। और रही बात फ्लक्स के डायमेंशन फार्मूला, तो फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला नोट कर सकते हैं m1 L3 T - 3 A के पावर कितना -1। ये ध्यान रखना है, डायमेंशन फार्मूला है। अब यहाँ पे कहेगा एंगल, तो एंगल होता है, आप पढ़े होंगे कि A डॉट B बराबर होता है, चाहे हम इसी को लिख दे रहे हैं कि कहीं भी अगर E डॉट A लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है EA × cos थीटा, क्योंकि डॉट रिप्रेजेंट cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा E डॉट A वेक्टर क्वांटिटी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ E और A। तो E डॉट A का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, E डॉट A का वैल्यू कितना हो चुका है 15 आ गया। और E का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालते समय आपको ध्यान में होगा क्या किया जाता है, रूट लेके सबका स्क्वायर किया जाता है। तो आप रूट लेके स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14, यहाँ हो जाएगा 14। फिर यहाँ आ जाइए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और 9, तो 9 9 18 और 4 कितना हो गया 22, तो कितना हो गया 22। अब 22 × 14 कर लीजिए, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं लास्ट में, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स और ये हो जाएगा 15 बटा में √14 × 22 कर लीजिए। 14 × 22 कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2 और 2 8, 8 2 10, 1 2 1 कितना 3, 308। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया, और ये क्या हो गया हम लोग का वैल्यू हो गया इसका। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन आपको हम देते हैं बनाने के लिए, आपको बना के और कमेंट करना, हमको कमेंट कर दीजिएगा कितना आंसर आया। E का वैल्यू आया 2i + j + k और एरिया का वैल्यू दिया है 4i + j + 2k। आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एंगल बिटवीन E एंड A। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, E का वैल्यू है i + j और एरिया का वैल्यू है j + k। सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन दोनों के लिए है, आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद है अगला है, देखिए अगला है कि आपका एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया इज़ अ वेक्टर
क्वांटिटी। इसको प्रूफ करिए, तो इसका प्रूफ देखिए, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका प्रूफ। अब देखो, ये मान के चलो कि एक पैरेललोग्राम बना दिए, यहाँ कुछ ना कुछ सर्टेन एंगल थीटा होगा। अब इसको मान लेते हैं बेस है, बेस को बी मान लेते हैं, लेंथ को एल मान लेते हैं। अब क्या है, इसका एरिया बताइए। तो हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस हम क्या मान लिए, तो बेस को हम बी मान लिए, बेस को क्या मान लिए, बी, और हाइट, तो ये हाइट यहाँ से ऐसे डाल लिए h। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाइए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर कौन हो गया, तो हो गया परपेंडिकुलर h, और हाइपोटेनस क्या हो गया, l। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, l इंटू साइन थीटा। अब इस वैल्यू को वहाँ रख दीजिए। तो बेस b है और हाइट का वैल्यू कितना हो गया, l इंटू साइन थीटा। अब b और l दोनों स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम अगर यहाँ पे बात करें तो इस जगह पे क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू होगा l इंटू बी इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा दो डिस्प्लेसमेंट है, दो वेक्टर है, तो एरिया रिप्रेजेंट हो जाएगा l क्रॉस b, और क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, यानी कौन सा क्वांटिटी ये हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब l क्रॉस b जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, एरिया का, ये ध्यान में रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स वेक्टर क्वांटिटी, सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा बात है कि थीटा, तो थीटा क्या है, तो थीटा जो है एल और बी के बीच का एंगल है। तो एल और बी के बीच में एंगल होगा तभी एरिया होगा, अगर एंगल नहीं हुआ तो एरिया नहीं होगा। अगर एंगल को जीरो कर दीजिए तो एल जो है जीरो होने के बाद ऐसे हो जाएगा, इसके ऊपर लाई कर जाएगा। अब अगर लाई कर गया तो यहाँ पे कोई एरिया बचेगा क्या, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता भी है। तो यह ध्यान रखना कि सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो जाने से एरिया नहीं होता, उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना पड़ेगा, होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद है गॉसेस लॉ। एक छोटा सा और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसमें। जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसे इस तरह से है, कोई एरिया है, इसका एरिया का डायरेक्शन ये रहेगा, और यहाँ पे ये जो रेडियस है ये 30 डिग्री है। रेडियस से नहीं, ये बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है EFLS, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दे देना है, ये कौन सा चीज़ है, एरिया। अब यहाँ पे जो एंगल है वो 53 डिग्री है। कितना डिग्री है, 53 डिग्री। सपोज करिए कितना है, 53 डिग्री, या इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, 60 ठीक रहेगा, 60 है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा EA इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे E एरिया, ये पूरा एरिया अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर है तो क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर, और कॉस कितना 60, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और 1/2 रखेंगे, तो 1/2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, E इंटू पाई r स्क्वायर बटा में 2, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि एंगल कहीं किसी का दिया रहे उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल बन रहा है, बस, और किसी से हमको कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान रखना है एक E का वैल्यू क्या है, तो E का वैल्यू E है, एरिया का वैल्यू क्या है, तो एरिया का वैल्यू ये है, और E और एरिया के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 60, cos 60 का वैल्यू 1/2, और यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। बस ये ध्यान रखना है। इसके बाद का कंसेप्ट है गॉसेस लॉ। थोड़ा गॉसेस लॉ को समझते हैं। अब इस वीडियो को 2-3 बार में देखिएगा, एक बार हम बता दे रहे हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या है बच्चों, इसको समझते हैं। देखो, गॉसेस लॉ कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a
closed loop, the net electric flux through a closed loop is directly proportional is equal to 1 by epsilon naught times, the net electric flux through a closed loop is equal to 1 by epsilon naught times the total charge present inside the loop, ये है गॉसेस लॉ. presence inside the loop, the net electric flux through a closed loop is equal to 1 by epsilon naught times the total charge present inside the loop. ठीक है. और इसका देखो बाबू, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े, फाई ई बराबर क्या पढ़े, ई डॉट ए पढ़े. अब इसी को क्या है कि अगर एरिया कांस्टेंट है, चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डायरेक्ट ये लगा देंगे. लेकिन होगा क्या कि इस केस में जब हम गॉसेस लॉ पढ़ेंगे तो गॉसेस लॉ में आएगा कि एक लाइन चार्ज ऐसे है, इसका थोड़ा सा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए. सरफेस चार्ज ऐसे है, इसका थोड़ा सा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए. एक वायर ऐसे है, यहाँ प्लस 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 है, थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताइए. तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ गॉसेस लॉ ही हमारा हेल्प कर सकता है. तो गॉसेस लॉ को समझेंगे अच्छे से, क्योंकि हमको पॉइंट चार्ज का तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, टेस्ट चार्ज का पता है एफ बाई क्यू, लेकिन अगर लाइन चार्ज रहे, सरफेस चार्ज रहे, वायर रहे, उसके चार्ज के बारे में हमको बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है, तो गॉसेस लॉ को समझना पड़ेगा. और गॉसेस लॉ क्या कहा है, देखो हम पढ़े हैं ई डॉट ए, ये ना फ्लक्स है. ये फ्लक्स को लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल रहा है. देखिए हम क्या कर रहे हैं, ई को ई लिख दे रहे हैं, ई जो हमारा है उसको ई लिख दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी, ई लिख दिए यहाँ पे, ई डॉट को डॉट लिख दिए. अभी जो एरिया है इसको बहुत छोटा सा एरिया ले लेते हैं, डी ए मान लो, बहुत छोटा सा एरिया क्या ले लिए, डी ए. और बहुत छोटा एरिया है तो कंप्लीट एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. देखिए ई को ई लिख दिए, एरिया ही, डी ए कोई नया चीज़ नहीं है, एरिया है, तो छोटा सा एरिया है डी ए, कंप्लीट एरिया के लिए क्या है, इंटीग्रेशन. और ये यहाँ पे हम गोल ऐसे घुमा देते हैं कि क्लोज सरफेस के लिए है. किसके लिए है, क्लोज सरफेस के लिए. तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और ये कहता है कि ये होता है क्यू इनसाइड, ये क्या होता है, क्यू इनसाइड बटा में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट. यही हम लोग को समझना है. देखिए अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, ये अपने आप हो जाएगा. क्या है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट ए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप इज इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द लूप. 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द लूप. समझ में आ गया इतना बात, ओके. ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद अगले क्लास में बात होगा. ठीक है.